हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मेवाड़ के इतिहास में अपन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का। तो अपन इस टॉपिक में एक एक बातें डीपली चर्चा करेंगे, कुछ भी बात न छोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं होगा जो पेपर में आया और आपको बताया ना गए हो। तो स्टार्ट करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कथा से। तो चर्चा करते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों, पहले बेसिक बातें लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। जी, इनका जन्म 9 मई 1540 या 9 मई 1597 विक्रमी संवत को होता है। 1597 विक्रमी संवत कहाँ हुआ है? यस, आपको पता है, बादल महल। जी, बादल महल कहाँ है जी? कटारगढ़। कटारगढ़ कहाँ है जी? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ है जी? राजसमंद। और राजसमंद आप जानते हो अपना राजस्थान की बात कर रहे हैं। या इनका जन्म हुआ है, यानी पूरी की पूरी जन्म कुंडली है जी। बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। 9 मई 1540 या 9 मई 1597 विक्रमी संवत को बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। कब हुआ था? तो याद रखिए, चैत को महीनो थो, चारनी रात ही, तीसरो दिन हो, चैत्र शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल तृतीया, उस दिन वार जो था उस दिन रविवार था, जिस दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ उस दिन वार क्या था? रविवार था। फिर बात आती है इनका जो नामांकन किया गया, यानी इनको बचपन में जो नाम दिया गया, बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम, बचपन में इनको कीका कहते थे। बचपन का नाम क्या है? कीका। ओके, बात करते हैं इसके बाद इनके पिताश्री। इनके पिताश्री के बारे में आप अच्छे से जानते हो, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी माताश्री की। इनकी माताश्री कौन थी जी? पेपर में पूछा जाता है। माताश्री बोलिए। जवंताबाई अखेराज सोनगरा पाली वाले की पुत्री। तो माता थी जवंताबाई। जवंताबाई जो अखेराज सोनगरा जो पाली के थे, उनकी पुत्री है। यानी कहने का मतलब महाराणा प्रताप के जो नाना है वो अखेराज सोनगरा है। ओके, अब बात करते हैं। देखो, आप ये बात जानते हो कि महाराणा उदय सिंह जो थे ना, उनके 22 रानियां थी और एक रानी के मुंह में आकर के उसने अपनी मृत्यु, जब 28 फरवरी 1572 को उनकी मृत्यु होती, होली वाले दिन है, उस दिन अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो इनका जो मोसेरा भाई है, मोसेरा भाई है जी जगमाल, और ये धीरबाई बटियाणी का पुत्र है। बटियाणी यानी भाटी वंश से, बटियाणी से, धीरबाई बटियाणी। अब ये जगमाल जो था, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था महाराणा उदय सिंह ने, ये आप अच्छे से जानते हो। तो क्या हुआ, जब 28 फरवरी 1572 ईस्वी को इस महाराणा उदय सिंह के 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा के अंदर मृत्यु हो जाती है। कहां? गोगुंदा, क्योंकि उनकी अंतिम राजधानी गोगुंदा ही थी। गोगुंदा, होली वाला दिन था। तो उत्तराधिकारी घोषित किसको कर दिया था? जगमाल को। परंतु जो अखेरा सोनगरा थे और उनके नाना के साथ एक राम सिंह हुआ करते थे जो ग्वालियर के थे, उन्होंने उत्तराधिकारी जगमाल को न मान करके राजा घोषित किसको कर दिया था? महाराणा प्रताप को घोषित कर दिया था। तो जगमाल वहां से भागा जी, और जगमाल किसकी शरण में चल गया था? अकबर की शरण में चल गया था। अकबर की शरण में। यहां से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता, ध्यान रखिएगा। जब अकबर की शरण में जगमाल जाता है तो अकबर ने इस जगमाल को जहाजपुरा
यानी जहाजपुर जो परगना है, और जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा, जहाजपुर परगना जागीर में दिया कि तू यहां का राजा बन जा, तो यहां पे राजपाट कर। ये बात जगमाल से थी। तो मोसेरा भाई कौन है इनका? जगमाल। माता कौन है? जवंता बाई। अब बात करते हैं इनकी रानी की। रानी थी जी अजमादे पवार, अजमादे पवार थी। इसके बाद इनके जो पुत्र हैं, पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह प्रथम, एक अमर सिंह और हुआ, आगे चर्चा करेंगे। और इनके घोड़े का नाम था चेतक जी। और इनके जो हाथी थे, हाथी का जो नाम है, इसके पास दो हाथी थे, एक का नाम राम प्रसाद था और एक का नाम लूणा था जी। सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइए जी, राम प्रसाद था। ओके, फिर ये तो जन्म की बात हुई। तब जब ये 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में इनका क्या होता है? राज्याभिषेक। गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक होता है। तो अब देखिएगा, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करते हैं। राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा की पहाड़ियों में होता है, जहां पर महाराणा उदय सिंह का जहां दाह संस्कार हो रहा था, वहीं पर उनके नाना श्री अखेरा सोनगरा और सामंतों और साथ ही साथ राम सिंह जो ग्वालियर के थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया था। जब राज्याभिषेक हुआ तब तारीख थी 28 फरवरी 1572 ईस्वी। दोस्तों याद रखिएगा, ये जब शासक बने थे तब इनकी आयु क्या थी? शासक बने तब आयु, महाराणा प्रताप जब शासक बने थे तब इनकी आयु क्या थी? तो याद रखिएगा, इसमें से अगर हम 40 लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 32। कितनी थी? 32 वर्ष। 32 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं। याद रखिएगा, महाराणा प्रताप जो राजा बनते हैं वो 32 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 32 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। फिर इनकी जो मृत्यु होती है वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को होती है। 1597 ईस्वी को जब इनकी मृत्यु चावंड में होती है। चावंड पड़ता है जी उदयपुर। पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका बचपन का नाम क्या था, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, मोसेरा भाई कौन था, इनकी जी मौसी जी कौन थी जो धीरबाई भटियाणी थी, इनकी रानी का नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम क्या है, घोड़े का नाम क्या है, हाथी का नाम क्या है, इनके हाथी के क्या नाम है, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ठीक है ना। अभी तक हम राज्याभिषेक समारोह की बात नहीं कर रहे, सिर्फ राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं। तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब ये कितने वर्ष के थे? 32 वर्ष की इनकी आयु थी। यानी 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने थे। मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चावंड उदयपुर में इस संसार को छोड़ चले थे। तब इनकी जो आयु थी, आयु यानी 57 वर्ष की आयु, याद रखिएगा 57 वर्ष की आयु में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। कितने वर्ष की आयु में? 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है कि महाराणा प्रताप ने शासन कितने साल किया? शासन किया कितने साल? यस, महाराणा प्रताप ने शासन कितने साल किया? अगर हम 57 में से ये या 32 इसमें से घटा दें, 97 इसमें से 97 में से 72 घटाएं तो आएंगे 25 वर्ष। यानी इन्होंने 25 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था। कितने वर्ष तक है? 25 वर्ष तक। फिर बात आती है राज्याभिषेक तो हुआ इनका 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में, और गोगुंदा पड़ता है जी उदयपुर। याद रखिएगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में 28 फरवरी 1572 को होली वाले दिन उसी जगह हुआ था जहां महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार हुआ था। नेक्स्ट, इनका जो राज्याभिषेक समारोह हुआ, राज्याभिषेक समारोह या राज्याभिषेक समारोह जो हुआ था यानी उत्सव जो मनाया गया था वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग
कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक समारोह हुआ। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है जी? राजसमंद में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजसमंद में। बेसिक जानकारी याद रखिए, यहां से पर्सन पेपर में पूछा जाता है कि राज्याभिषेक कहां हुआ या कब हुआ या फिर राज्याभिषेक समारोह कहां हुआ, तो याद रखिएगा राज्याभिषेक समारोह इनका कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इस राज्याभिषेक समारोह के अंदर याद रखिए, इस राज्याभिषेक समारोह के अंदर जोधपुर के चंद्रसेन भी सम्मिलित हुए थे। कौन? जोधपुर के चंद्रसेन, जिसको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा राजकुमार कहते हैं और विस्मृत नायक के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करें चंद्रसेन की। दोस्तों राज्याभिषेक समारोह जब कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ तब उस राज समारोह के अंदर सम्मिलित हुए थे चंद्रसेन। कौन? चंद्रसेन सम्मिलित हुए थे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। एक बात अगर हम और कर लें, अगर इनके राज्याभिषेक से एक विशेष बात करें तो राज्याभिषेक किनके सहयोग से हुआ था? तो इनके नाना श्री, जिनका नाम क्या था? यास अखेरा सोनगरा, और ग्वालियर के राम सिंह और कुछ सामंतों के जरिए इनको राजा घोषित किया गया। जब इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ तब इनको एक स्याही तलवार बांधी गई थी, यानी कमर पे स्याही तलवार बांधी गई थी। और वो स्याही तलवार किसने बांधी थी? स्याही तलवार, यस याद रखिएगा, महाराणा प्रताप को जो स्याही तलवार बांधी है वो राव जोधा के पोते हुआ करते थे, जिनका नाम करशन दास हुआ करता था। क्या? करशन दास। यस, करशन दास ने महाराणा प्रताप को जो शाही तलवार थी वो उनके कमर पे किसने बांधी थी? करशन दास ने बांधी थी। ओके, ये बात थी महाराणा प्रताप की बेसिक। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की उपाधियां, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान और महाराणा प्रताप की जो राजधानियों का क्रम रहा उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों बने रहिए, एक से बेटर एक बात होगी। यानी ये पर्सन इंपॉर्टेंट है कि जगमाल को अकबर ने कौन सा परगना जागीर में दिया? जहाजपुर दिया। जन्म कहां हुआ था महाराणा प्रताप का? यस, कुंभलगढ़, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान, 9 मई 1540 या 9 मई 1597 विक्रमी संवत को। एकमात्र ऐसा शासक है जिनकी जन्म तिथि और इनकी मृत्यु वाला जो डेट है यानी विक्रमी संवत और ईस्वी सन सेम है, वो एकमात्र शासक है। जबकि आप जानते हो कि जो सिरोही के अंदर शेरवा पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई भी 1597 मीटर है। कितनी? 1597 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट बात, महाराणा प्रताप की माता का नाम पूछ लिया जाता है जी, जयवंताबाई अखेरा सोनगरा की पुत्री जो पाली की थी। और इनका बचपन का नाम पूछते हैं, कीका बताओगे? यस, घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा लेना है। ओके, बात क्लियर है, आगे बढ़े। जन्म कब हुआ था? किस दिन हुआ था? चैत्र शुक्ल तृतीया को, रविवार था जी उस दिन। क्या था? रविवार। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी महाराणा प्रताप की उपाधियां, फिर उनके दरबारी विद्वान चक्करपाणी की कृतियां और फिर महाराणा प्रताप की राजधानियों का क्रम चर्चा करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की जो उपाधियां हैं जी, उपाधियों की चर्चा करें। किन की उपाधियां? पेपर में जो डाउटफुल उपाधि है वो जी पाथल है। क्या है? पाथल। क्या है? पाथल। एक आएगी पाथल और पीथल, यानी पीथल किसकी है, पाथल किसकी, इसकी डाउट अभी अपन दूर करेंगे, टेंशन मत लो। तो एक तो क्या है? पाथल याद रखिए। यस, मेवाड़ का शेर, हल्दी घाटी का शेर, किसका? हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं। ओके, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर, ये इनकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं। इनके बाद जो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा और आपने देखा होगा, पीछे फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर हुआ था जिनमें महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान के बारे में पूछा गया था। यस, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन है दोस्तों? यस, चक्करपाणी। कौन है? चक्करपाणी। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन है? तो चक्करपाणी है।
यस, चक्कर पाणी की जो कृतियां हैं याद रखिए, एक है विश्व वल्लभ, एक है राज तिलक पद्धति और एक है मुहूर्त मार्तंड। क्या बताया? एक तो है विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ, जैसे वल्लभ नाम से कृति एक और भी है, आपने पढ़ा होगा राज वल्लभ जो मंडन की कृति थी। हम बात करें विश्व वल्लभ जो कृति चक्कर पाणी की है। इसके बाद राज तिलक पद्धति, राज तिलक पद्धति और एक है मुहूर्त मार्तंड या मुहूर्त मार्तंड। ये इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। तो उपाधि पाथल, मेवाड़ श्री, मेवाड़ का शेर, वीर शिरोमणि, हल्दी घाटी का शेर, ये इनकी उपाधियां रही। दरबारी विद्वान, चक्कर पाणी, कृतियों की बात करें विश्व वल्लभ, राज तिलक पद्धति, मुहूर्त मार्तंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब बात करें इनके बाद इनकी जो राजधानियों का क्रम था, इनकी राजधानी क्या रही है? इनकी प्रारंभिक राजधानी याद रखिएगा, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी वो गोगुंदा है और गोगुंदा पड़ता है जी उदयपुर में। इनकी प्रारंभिक राजधानी ये क्या है? प्रारंभिक राजधानी है। महाराणा प्रताप की जो प्रारंभिक राजधानी रही है गोगुंदा। अब गोगुंदा के बाद रही है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ क्या रही है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के बाद जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब इनकी अस्थायी राजधानी रही है आवरगढ़, आवरगढ़। याद रखिएगा, कुंभलगढ़ राजसमंद में और आवरगढ़ भी कहां पड़ता है? राजसमंद में। ये इनकी अस्थायी राजधानी थी, अस्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी। प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा उदयपुर, फिर उसके बाद इन्होंने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया। कुंभलगढ़ के बाद जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो अस्थायी राजधानी आवरगढ़ राजसमंद बनाते हैं। फिर आवरगढ़ राजसमंद से पुणे राजधानी इनकी कुंभलगढ़ ही होती है। पुणे क्या बनाते हैं? कुंभलगढ़ को ही राजधानी बनाते हैं। और कुंभलगढ़ के बाद जब कुंभलगढ़ युद्ध होता है तब इनकी राजधानी दिवेर होती है। और दिवेर भी कहां पड़ता है जी? राजसमंद में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजसमंद में। और जब दिवेर के युद्ध के बाद इनकी जो 1585 में जो राजधानी बनती है वो अंतिम राजधानी इनकी चावंड है और चावंड इनकी राजधानी उदयपुर है। यहां से काफी बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ये इनकी एक तो अंतिम राजधानी है, अंतिम राजधानी कब से कब रही? 1585 में राजधानी बनी और महाराणा प्रताप के जीवन तक बनी रही। परंतु महाराणा प्रताप के बाद जब उनका पुत्र अमर सिंह शासक बनता है तो 1597 से लेकर 1615 तक ये राजधानी महाराणा अमर सिंह की भी रहती है। एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि 1585 से लेकर 1615 तक मेवाड़ की राजधानी या मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश की राजधानी रही है वो चावंड रही है। ओके, 1585 से 1597 तक यहां तो 12 वर्ष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 12 वर्ष, यानी 15 में से यस 12 वर्ष, यस 12 वर्ष, यानी 85 से लेकर 1597 तक 12 वर्ष का जो इनका काल था उनके अंदर महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि अकबर की अंतिम कार्यवाही जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में जो 1585 में भेजी गई थी, उसके बाद 1597 के बीच में कोई कार्यवाही नहीं हुई। यानी 12 वर्ष तक कोई भी कार्यवाही यानी अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ नहीं की थी। तो ये इस राजधानी को एक संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। संकटकालीन राजधानी या महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी है वो चावंड उदयपुर ही है। क्या है? चावंड उदयपुर ही है। तो याद रखिएगा, चावंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा उदयपुर, अंतिम राजधानी चावंड उदयपुर, जो 1585 से लेकर के 1597 के बीच रही थी। ये कालक्रम महाराणा प्रताप का रहा। 1597 से 1615 के बीच जो राजधानी रही है वो अमर सिंह प्रथम की रही, क्योंकि 1615 के अंदर जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसके दौरान मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को चित्तौड़ दुर्ग लौटा दिया गया था और फिर से राजधानी चावंड के बाद चित्तौड़ बन गई थी। तो दोस्तों अब देखिएगा दोबारा से आगे, महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में
याद रखिएगा, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक मंडलगढ़। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में मंडलगढ़ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में किसको प्राप्त नहीं किया या किसको विजिट नहीं कर पाया था? चित्तौड़गढ़ को और मंडलगढ़ भीलवाड़ा को। अब बात करते हैं, देखिएगा महाराणा प्रताप के पास जो अकबर ने शिष्टमंडल भेजा था वो क्या क्रम था? फिर महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार न करने की सलाह किसने दी थी? वो बात भी अपन अभी कर लेते हैं, तो बात समझ में आई होगी। दरबारी विद्वान चक्करपाणी, याद रखिए दोस्तों, पेपर में आता है। पाथल उपाधि इंपोर्टेंट है, जबकि पीथल जो उपाधि है वो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले की है, जो राय सिंह के बड़े भाई हैं। राय सिंह के बड़े भाई और कल्याणमल के पुत्र हैं। शक्ति सिंह यानी अमर महाराणा प्रताप के जो भाई शक्ति सिंह हैं, उन्हीं की पुत्री से पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर वाले थे उनके साथ विवाह हुआ था। क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो अब बात करते हैं अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल या दूत क्रम क्या क्या था? पेपर में काफी बार पेपर में पूछा गया है। अब हम तिथियों सहित इनको याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शिष्टमंडल के बारे में। अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल या दूत कौन कौन से थे? जी, इसको ऐसे याद रखा, जमा बाटो। ठीक है, जैसे हो जाएगा जलाल खां कोरची, मान से हो जाएगा मां से मान सिंह कछावा, और भा से हो जाएगा भगवंत दास या फिर भगवान दास। एक ही बात है। इसके बाद अंतिम है जी टोडरमल। क्रम याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का क्रम क्या है, या पहला कौन सा भेजा गया, अंतिम कौन सा भेजा गया। अंतिम जो 3 हैं वो बाद में भेजे गए हैं। ये 1572 को और ये 73 को और ये 73 को और ये भी 73 को, यानी 1572, 1573, 1573, 72, 73, 73, 73, 3 बार 73 बोलिएगा। अब कब कब तिथि है? 6, 11, 10, 12, 6, 11, 10, 12, यानी जून, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ओके, क्रम याद रखेगा, ये प्रथम है और ये अंतिम है। ओके, 11, 6, 10, 12, 72, 73, 73, 73। इसके बाद जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। डायरेक्ट बोलिए, स्पीड से याद होएगा। जमा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये इनके दूत क्रम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब बात आती दूत क्रम के बाद महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार न करने की सलाह किसने दी? यस, अधीनता स्वीकार न करने की सलाह किसने दी थी जी? महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार न करने की सलाह किसने दी है? तो याद रखिएगा, ये था पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ से इनका मैत्रिक संबंध था, क्योंकि शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे, उन्हीं की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। और कहते हैं कि इसी पृथ्वीराज राठौड़ की रानी ने अकबर को एक बार ऐसा चांटा लगाया था दिल्ली में कि दोबारा शादी का नाम और दोबारा निकाह के बारे में भूल गया था। ये पृथ्वीराज राठौड़, ये कल्याणमल का पुत्र है। पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का पुत्र है और राय सिंह का बड़ा भाई है। ये अकबर के एक दरबारी विद्वान था। क्या था? अकबर का दरबारी विद्वान। अकबर का दरबारी विद्वान था और अकबर ने
इस पृथ्वीराज राठौड़ को झालावाड़ परगना जागीर में दे रखा था। झालावाड़ परगना जागीर में दे रखा था, यानी यहां पे रहता था। कहते हैं कि यहीं पर झालावाड़ के अंदर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक कृति लिखी थी। और एक बार अकबर जब झालावाड़ आए तब पृथ्वीराज राठौड़ और अकबर के बीच आपसी बातचीत में अकबर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराणा प्रताप मुझे बादशाह नाम से पुकारने लग गया है। ऐसा लगता है कि वो अब अभी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि अगर महाराज ऐसा होता है तो मैं उनको कुछ छंद या दो सोटे लिखकर भेजूं, जिससे वो बात पता चल जाएगी कि कहीं वो अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। जबकि आप जानते हो कि अकबर तो अनपढ़ होते हुए भी क्या है, महान है। तो अकबर ने कहा ठीक है लिख दो, हम तैयार हैं। तो इसी पृथ्वीराज राठौड़ ने एक कृति लिखी थी जी, वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी कृति? वेली कृष्ण ने रुक्मणी कृति लिखी, जिसमें दो पत्थर थे। एक का नाम पाथल था और एक का नाम पीथल था। आपसे जो संवाद की यहां पे बात हुई, पाथल में यहां पाथल महाराणा प्रताप को संबोधित किया गया, महाराणा प्रताप, यस। और पीथल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ जी। अब बात हम वेली कृष्ण रुक्मणी की, यानी वेली कृष्ण रुक्मणी के माध्यम से ही पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार न करने की सलाह दी, जिसमें दो पात्र हैं, पाथल और पीथल। इसकी जो भाषा है वेली कृष्ण रुक्मणी की, वो जी डिंगल है। क्या कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा है। डिंगल बोले तो उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया, उत्तरी मारवाड़ी। इसीलिए पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेंस भी कहा जाता है। डिंगल का होरेंस यानी कौन? पृथ्वीराज राठौड़। और ये उपमा किसने दी है? तो इटली के एक इतिहासकार रहे हैं जिसका नाम टेसीटोरी ने इनको क्या कहा है? डिंगल का होरेंस कहा है। जबकि इसी वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवा वेद भी कहा गया है। बीकानेर के एक है दुर्सा आडा। जो दुर्सा आडा है ये बीकानेर के ही थे और अकबर के दरबार में कार्यरत थे। दुर्सा आडा ने इसको क्या कहा? पांचवा वेद कहा है। इसकी भाषा क्या है? डिंगल या उत्तरी मारवाड़ी है। वेली कृष्ण रुक्मणी कृति किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की है। पात्र इसमें पाथल और पीथल है। भाषा इसकी डिंगल है अर्थात उत्तरी मारवाड़ी है। और डिंगल का होरेंस पृथ्वीराज राठौड़ को टेसीटोरी ने कहा और इसको पांचवा वेद दुर्सा आडा जो बीकानेर के थे उसने कहा। ओके, एक बात और याद रखें दोस्तों, एक पाथल और पीथल नामक एक कृति है। ये तो पत्थर हैं, जबकि याद रखना है पाथल और पीथल नामक एक कृति भी है जिसको लिखा अपने चूरू के, सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया ने। किसने? कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चूरू के हैं जी। पाथल और पीथल कृति किसकी है? तो कन्हैयालाल सेठिया की है। पाथल किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के हैं। कहां के? ये यस, बीकानेर के, कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के बड़े भाई। ओके, नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे कि इसके बाद क्या हुआ था। देखो एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। अकबर ने जब भारमल की पुत्री से विवाह किया था तब क्या हुआ था? भारमल ने अकबर को एक सलाह दी थी कि भाई ऐसे तो ये राजा महाराजा हैं, ये तो ऐसे तो मानने नहीं, क्योंकि मजबूत हैं, योद्धा हैं, युद्ध में परास्त नहीं होंगे। तो आप ऐसा करो, सुलह कुल नीति की सलाह दी कि सुलह बाढ़ करके आपसे बातचीत का माध्यम से उनकी अधीनता स्वीकार कराई जा सके है। तो सुलह कुल नीति की अनुपालना करते हुए अकबर ने 15 नवंबर 1570 को नागौर दरबार का आयोजन किया था।
और उसी नागौर दरबार के अंदर जैसलमेर के हर्राय सिंह, बीकानेर के कल्याण सिंह और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब उस सुलह कुल नीति के बाद क्या होता है, ये बात अभी अपन लेते हैं कि सुलह कुल नीति के बाद क्या हुआ। क्या महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच इस सुलह कुल नीति के माध्यम से आपसी बातचीत होती है, क्या उसी का कारण बनता है फिर हल्दी घाटी का युद्ध? तो अपन चर्चा कर लेते हैं अभी सुलह कुल नीति जो भारमल के कहने पर अकबर ने चलाई थी। अब देखिए अपन बात करते हैं सुलह कुल नीति। अकबर ने सुलह कुल नीति भारमल के कहने पर चलाई। किसके कहने पर? भारमल। कछुआ वंश के कौन है? भारमल के कहने पर। तो भारमल ने क्या, अकबर ने क्या किया, इसी सुलह कुल नीति के माध्यम से नागौर दरबार का आयोजन किया। नागौर दरबार का आयोजन जी होता है 15 नवंबर 1570 को। यानी सुलह कुल नीति किसके कहने पर? भारमल के कहने पर। किसने? अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। ओके, इस नागौर दरबार के अंदर बीकानेर के जो शासक थे वो कल्याणमल, और कल्याणमल और उनके पुत्र राय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद थे जैसलमेर। जैसलमेर के शासक थे हरराय सिंह। हरराय सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और जोधपुर की ओर से मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह जो चंद्रसेन के ही क्या थे? भाई थे। आगे हम चंद्रसेन में इसको डिटेल से पढ़ेंगे नागौर दरबार में कि उठकर चला जाता है, अकबर उनका पीछा करने के लिए भेजता है, चर्चा करेंगे, देखिएगा। अब कहते हैं कि इसी सुलह कुल नीति के बाद, इसी के बाद इसी नीति के अनुपालना को पालन करते हुए अकबर ने मानसिंह को भेजा था। आपको पता ही है किसको? मानसिंह को। और किसके पास भेजा? महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप के पास कब भेजा था? 1572 में। पता ही आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास टोडरमल पढ़ा है जी, है ना? 72, 73, 11, 6, 10, 12 याद है आपको? तो मानसिंह को 1572 में भेजा। तो कहते हैं इनकी मुलाकात जो होती है वो पिछोला झील पे होती है। पिछोला झील पे, पिछोला झील पर इनकी मुलाकात होनी थी। क्या होनी थी? मुलाकात होनी थी। तो कहते हैं जब भोजन की बात आती है, शाम को अतिथि देवो भव की तरह, तो मानसिंह से मुलाकात करने से महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। और महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र, एक बात ऐसी भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह को कह दिया कि मैं रोटी और बेटी का बंटवारा नहीं करते, रोटी और बेटी का बंटवारा नहीं करते। ये महाराणा प्रताप ने चुभती बात किसको कह दी थी? मानसिंह को। और फिर शाम को भोजन की बात आई तो महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को मानसिंह के पास भेजा और कह दिया कि कह देना कि पिताश्री की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तब मानसिंह ने कहा कि मैं दवा और दुआ दोनों साथ, अब की बार जब भी आऊंगा तो दवा और दुआ दोनों साथ लेकर आता हूं। और उसी का कारण होता है फिर हल्दी घाटी का युद्ध। क्या होता है जी? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, यस, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? और हल्दी घाटी कहां पड़ती है जी? राजसमंद। कहां जी? रक्त तलाई मैदान, रक्त तलाई मैदान। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो राजसमंद में, रक्त तलाई मैदान में कब हुआ? तिथि याद रखेगा जी, 18 जून 1576। 18 जून 1576 किन किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह। किसके बीच? अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ। दोस्तों कई बार आपने पढ़ा होगा कि कहीं आप 18 जून और 21 जून में आप भ्रमित है, नहीं होना भ्रमित। जब 21 जून कब आता है? उत्तर है जब गोपीनाथ शर्मा और आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार युद्ध की जो तिथि मानी गई है
वो 21 जून मानी गई। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा और आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार। पर आपको अगर ये पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आपको बिना सोचे समझे डायरेक्ट उत्तर लगाना है 18 जून 1576 को। ओके, रक्तलाई मैदान राजसमंद में हुआ। अब इस हल्दी घाटी के युद्ध की कैसी रणनीति रही, कहां पर महाराणा प्रताप विशेष अलग पढ़ेंगे, मानसिंह विशेष अलग पढ़ेंगे, हल्दी घाटी के उपनाम क्या क्या हैं और वहां पर जुड़ी हुई और कौन कौन सी बातें हैं, ये अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब देखिएगा महाराणा प्रताप विशेष हल्दी घाटी का युद्ध, फिर बात करेंगे मानसिंह विशेष हल्दी घाटी का युद्ध, और फिर बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध का उपनाम कौन कौन से हैं, किन किन के उपनाम दिए हैं, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। साथ भी ये भी चर्चा करते हैं कि महाराणा प्रताप के वहां पे कौन कौन सहयोगी थे और मान सिंह के वहां कौन कौन है सहयोगी या सहायक सेनापति थे। ओके, बने रहिए वीडियो में, एक से बढ़कर एक बात होगी, क्योंकि आज मैं भी मूड में हूं और आप भी मूड में हैं। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की जब आती है बात, तो अपन बात करते हैं युद्ध विशेष में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी कहां से की, उनकी सेना का पहला पड़ाव कहां था, उनके अग्रिम दल हरावल दल या फिर चंदावल दल का नेतृत्व किसने किया, उनके प्राणों की रक्षा किसने की, और उनका कौन सा हाथी युद्ध में पकड़ा गया था। जी अभी देखिएगा, अब देखिए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विशेष क्या क्या विशेष बातें हैं महाराणा प्रताप से। जी सबसे पहली बात यही आती है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी कहां से की। जी महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी, अरे जब महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो और जोश ना हो तो पढ़ना बेकार है। जी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने कहां से तैयारी की। जी तैयारी की बात आए तो कुंभलगढ़ करना है, और कुंभलगढ़ राजसमंद पड़ता है। जी कुंभलगढ़ राजसमंद। ओके, नेक्स्ट बात, हल्दी घाटी के युद्ध में जब सेनाएं तैयार हो गई थी, जब महाराणा प्रताप की सेना का पहला पड़ाव कहां था। जी सेना का पहला पड़ाव कहां था, यानी सेना पहली बार कहां ठहरी थी। याद रखिएगा लोहासिंग गांव। कौन सा गांव? लोहासिंग गांव। और लोहासिंग गांव जो पड़ता है वो राजसमंद में पड़ता है। कहां? राजसमंद। यानी सेना का जो पहला पड़ाव था, तैयारी हुई थी कुंभलगढ़ से, पहला जो पड़ाव हुआ था वो लोहासिंग गांव में हुआ था। और महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। अग्रिम दल हरावल दस्ता जो था उसका नेतृत्व हाकिम खां सूरी पठान कर रहे थे, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। तो बात करते हैं अग्रिम दल को ही कहते हैं हरावल दस्ता। क्या कहेंगे? अग्रिम दल या हरावल दस्ता का जो सेना का जो सेनापति था, जी वो हाकिम खां सूरी पठान था। हाकिम खां सूरी पठान ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति है। मुस्लिम सेनापति कौन? हाकिम खां सूरी पठान। जबकि दूसरी सेना को उन्होंने भीलों की एक टुकड़ी बनाई जिसका नाम रखा गया चंदावल दल या भील टुकड़ी का जो नेतृत्व किया था, याद रखिए पुंजा भील था। कौन था? पुंजा भील था। नेक्स्ट, अगर बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते, उनका घोड़ा घायल हो जाता है, तब उनके प्राणों की रक्षा कौन करते हैं? जी प्राणों की रक्षा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा कौन करते हैं? तो याद रखिए झाला बिद्दा करते हैं। कौन? झाला बिद्दा करते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का कौन सा हाथी युद्ध में पकड़ा गया था? तो याद रखिए राम प्रसाद था। और अकबर को महाराणा प्रताप तो हाथ नहीं आए, परंतु उनका घोड़ा राम प्रसाद हाथ आ गया। और राम प्रसाद को अकबर ने इस्लाम कबूल करवाया, इस्लाम पढ़ाया
और फिर उनका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। क्या रख दिया था? पीर प्रसाद। हाथी जो युद्ध में पकड़ा गया, युद्ध में पकड़ा गया, कौन सा हाथी युद्ध में पकड़ा गया था जी? राम प्रसाद पकड़ा गया था। कौन? राम प्रसाद। और अकबर ने नाम बदलकर इसी राम प्रसाद का पीर प्रसाद नाम कर दिया था। इससे इस्लाम कबूल करवाया था अकबर ने, क्योंकि महाराणा प्रताप तो माने हाथ आए नहीं तो घोड़ा ही सही, यानी कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी चोखी, तो कहते हैं ना कि राम प्रसाद को घोड़े उथी को पकड़ा और इस्लाम कबूल करके उनका नाम पीर प्रसाद रख दिया। एक युद्ध हाथी और लड़ा था जिनका नाम लूणा था, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या था? लूणा। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है, यस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, युद्ध की तैयारी कुंभलगढ़ से, पहला सेना का पड़ाव लोहा सिंह गांव राजसमंद से, हरावल दल अग्रिम दल हकीम का सूरी पठान, चंदावल दल भील सेना का जो नेतृत्व किया पुंजा भील ने किया, प्राणों की रक्षा झाला बिद्दा ने की, और युद्ध में हाथी जो पकड़ा गया उसका नाम राम प्रसाद था। अकबर ने नाम बदलकर उसका पीर प्रसाद कर दिया था। अब दोस्तों जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन थोड़े और डीप आते हैं, या फिर रिट का जो पेपर होता है, रिट में भी है जी दोस्तों, याद रखिएगा, रिट में भी है, यानी मुगलों के साथ संबंध, मुगलों के साथ संबंध में महाराणा प्रताप भी आता है। अब देखिए अन्य सहयोगी, महाराणा प्रताप के अन्य कौन कौन सहयोगी थे, यहां से सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। एक तो थे राम सिंह तंवर जो ग्वालियर वाले थे जी, एक थे करसन दास, कौन? करसन दास चुंडावत, करसन दास चुंडावत थे जी, रामदास और किशनदास जी, रामदास किशनदास, रामदास किशनदास। और एक था मानसिंह सोनगरा, मानसिंह कछावा नहीं जी, मानसिंह सोनगरा जी, मानसिंह सोनगरा। इसके बाद एक थे गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जगन्नाथ, गोपीनाथ जगन्नाथ। और एक था झाला मन्ना, झाला मन्ना ही झाला बिद्दा था जी, झाला बिद्दा कहें या झाला मन्ना कहें, एक ही बात है, अलग नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। दोबारा सुने, राम सिंह तंवर, करसन दास चुंडावत, फिर रामदास किशनदास, भीम सिंह, भीम सिंह नाम नहीं है ना जी, भीम सिंह। कौन कौन थे? भीम सिंह था, एक था रावत संगा, रावते संगा, रावते संगा, और एक और थे जिनका नाम था मानसिंह झाला, मानसिंह झाला जी। दोबारा देखिएगा, राम सिंह तंवर, करसन दास चुंडावत, रामदास किशनदास, रामदास किशनदास, भीम सिंह रावत संगा, मानसिंह सोनगरा, मानसिंह झाला, गोपीनाथ जगन्नाथ झाला बिद्दा, झाला मन्ना, ये थे इनके सहयोगी। महाराणा प्रताप विशेष हल्दी घाटी के युद्ध में ये बातें याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पेपर में अवश्य आता है। दोस्तों ये जो बात की गई है पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा बहुत डीप है, डीप नहीं है, बेसिक बातें हैं, कोई डीप नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, याद होएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह विशेष क्या है। मानसिंह यानी सेना का, अकबर की सेना का सेनापति, फिर उन्हें सेना की यानी युद्ध की तैयारी कहां से की, रणनीति कहां से बनाई, फिर उसके सहायक सेनापति कौन थे, युद्ध का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया और किस पुस्तक में किया। बने रहिए अंतिम तक, देखिए अभी चर्चा करते हैं अपने हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह की बात। किसके? मानसिंह के। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मानसिंह विशेष। अब देखिए हल्दी घाटी में मानसिंह विशेष क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, अकबर की सेना का सेनापति, अकबर की सेना का सेनापति कौन थे?
जी मानसिंह कछावा, मानसिंह है कछावा। अकबर थनबेरू यहाँ को के लाग गया कर तो क्योंकि बहान ब्याई अकबर का है, तो जिज्जो लाग गया कर तो मानसिंह कछावा को, कौन है? अकबर। फिर बात आती है कि मानसिंह का जो सहायक सेनापति कौन था? जी आसफ खां था। कौन? आसफ खां। कौन थे? आसफ खां। और मानसिंह ने युद्ध की तैयारी कहां से की? जी युद्ध की तैयारी, मानसिंह ने युद्ध की तैयारी कहां से की थी? तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा से की। और युद्ध की जो रणनीति बनाई या योजना बनाई वो कहां से बनाई? यानी युद्ध होगा, इस प्रकार से हमारी सेना जाएगी, ऐसे अटैक करेगी, ये रणनीति कहां से बनाई थी? रणनीति बनाई थी जी मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, जिसको कहते हैं अकबर का किला, जिसको कहते हैं दौलत खाना, जिसको कहते हैं शास्त्रागार, और ये पड़ता है जी अजमेर। और इसको बनवाया भी अकबर ने है 1572 में। इस युद्ध के रणनीति के युद्ध विशेष के लिए बनवाया। कुछ कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित था, वो बातें अलग हैं। तो युद्ध की रणनीति योजना कहां से बनी? मैगजीन दुर्ग अजमेर से बनी। अब आइए देखो, मानसिंह की सेना का पहला पड़ाव कहां था, यानी सेना पहली बार कहां ठहरी थी? यस, मानसिंह की सेना मोलेला राजसमंद में ठहरी थी। मोलेला राजसमंद सेना का पहला पड़ाव जो था वो मोलेला राजसमंद था। गोपीनाथ शर्मा इसको अनिर्णायक युद्ध भी मानते हैं कि कोई फैसला नहीं हुआ। पड़ाव कहां हुआ? मोलेला राजसमंद में। युद्ध का जो आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया, युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया, मतलब कमेंट्री किसने की थी? जी बदायूनी ने की थी। और ये बदायूनी जो थे ना, ये आसफ खां के साथ थे, युद्ध में साथ गए थे। और इस बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी थी मुंतखब उन तवारीख, मुंतखब उन्हें तवारीख। इस पुस्तक में हल्दी घाटी के युद्ध का पूरा वर्णन है। किसने लिखा है? बदायूनी ने लिखा। युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किसने किया? बदायूनी ने किया, जब सबको याद है। अब देखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम क्या क्या है। यस, युद्ध के उपनाम पेपर में पूछ लिया जाता है। तो एक तो है मेवाड़ की थर्मोपोली, और विदेशी धरती का अगर उपमा देगा तो कोई विदेशी होगा, जो जी वो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड। ओके। एक है खमनोर, खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध किसने कहा? जी अब्बुल फजल ने कहा। अब्बुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, नागौर के थे और अकबर के दरबार में कार्यरत थे, सब जानते हैं। तो खमनोर जो राजसमंद में पड़ता है, खमनोर का युद्ध किसने कहा? अब्बुल फजल ने कहा। जी देखो, ये बदायूनी है ना, ये आसफ खां के साथ गोगुंदा के रास्ते होकर गए थे। किधर से? गोगुंदा से। तो बदायूनी ने पूछ लिया हम किधर आए हैं, तो आसफ खां ने कहा कि हम तो गोगुंदा आए हैं। तो फिर इन्हें नाम क्या दे दिया? गोगुंदा का युद्ध। जी गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूनी ने कहा। क्यों कहा? मैंने आपको रीजन बताया कि जो बदायूनी है ना, ये बदायूनी ये आसफ खां के साथ गए थे, और इनकी जो सेना प्रवेश किया था हल्दी घाटी के मैदान में, तो गोगुंदा की ओर से गए थे। किधर के रास्ते से होके गए थे? गोगुंदा के। तो और नाम तो ब्यूरो को नहीं हो बदायूनी ने, और पहले चोट रास्ते में पूछा तो वो ही पूछ लियो, कड़ा आ गया, बोल गोगुंदा आ गया, तो कौन सो नाम दे दियो? गोगुंदा को युद्ध दे दियो। ठीक है। अब देखो, एक नाम है बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? जी याद रखिएगा, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने इसको क्या कहा है? बादशाह बाग का युद्ध। कौन सा युद्ध? बादशाह बाग का युद्ध। अन्य नाम में कह देखो, इसमें हाथी लड़े थे, तो हाथियों का युद्ध भी कह सकते हैं। बनास नदी के किनारे लड़ा गया था, तो बनास का युद्ध भी कह सकते हैं। ये अन्य उपनाम है जो परिस्थिति विशेष में था। जैसे हाथियों की लड़ाई, हाथी युद्ध में लड़े थे, तो हाथियों का युद्ध हो गया। ठीक है। गजमुक्ता और
गजमुक्ता जो हाथी था वो उसका याद रखिएगा, गजमुक्ता अकबर का था, और मर्दाना जो हाथी था वो मानसिंह का था, और हवाई जो था वो अकबर का हाथी था। किसका? अकबर का। नेक्स्ट बात देखिएगा, हल्दीघाटी के युद्ध में एक तो आकिम खां, शूर पठान युद्ध में मारे गए थे, और इनकी जो मजार बनी है वो हल्दीघाटी में है, और हल्दीघाटी पड़ता है जी राजसमंद में। चेतक भी मारा गया था, तो जो चेतक की छतरी है वो बलीचा गांव में है। कौन से गांव में? बलीचा, और बलीचा पड़ता है जी राजसमंद में। यानी चेतक की छतरी का है बलीचा, आकिम खां सूरी पठान की मजार का है जी हल्दीघाटी। जाला मन्ना जी याद रखिएगा, जाला मन्ना की जो छतरी है वो भी हल्दी घाटी में बनी है। ओके, अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर शांत नहीं रहा। तो अकबर ने फिर क्या किया? नवंबर 1576 में अकबर ने उदयपुर को जीत लिया, उदयपुर पर आक्रमण कर दिया, उदयपुर को अपने अधीन कर लिया, और उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। और इसी अकबर ने चित्तौड़गढ़ और साथ ही साथ उदयपुर को जीता, इन चित्तौड़गढ़ को भी जीत लिया। अब बात करते हैं, क्या महाराणा प्रताप का दोबारा कोई औपचारिक राज्याभिषेक होता है? जी होता है। 1576 उदयपुर जब जीता गया, हल्दीघाटी का युद्ध जब हुआ, उसके बाद उनका औपचारिक राज्याभिषेक दोबारा कुंभलगढ़ राजसमंद में 1578 को हुआ। 1578 को दोस्तों चर्चा करते हैं अभी नवंबर 1576, और फिर बात करते हैं अप्रैल 1578 जो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ है शाहबाज के नेतृत्व में। क्या उसके अंदर प्रताप विजित होते हैं या हार जाते हैं? क्या वो 56 की पहाड़ियों में जाते हैं तो किसको पीछे शासन सौंप कर जाते हैं? चर्चा करते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक दोस्तों। सीखोगे पक्का पेपर में पर्सन आएगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि महाराणा प्रताप को कभी एग्जामिनर भूल जाए, पक्का आएगा, श्योर है, कहीं से भी पूछ सकता है। एक एक बातें आपको बताई जा रही हैं। हाँ, हो सकता है चाहे आप छोटे पुलिस का पेपर दें, रिट का दें, सेकंड ग्रेड का दें, फर्स्ट ग्रेड का दें, मैं वादा करता हूं कि यहां पर जितना महाराणा प्रताप से आपको बता दिया गया, पेपर में इससे एक पंक्ति बाहर नहीं मिलेगी, श्योर है इस बात की बात। आगे चर्चा करते हैं कि नवंबर 1576 में उदयपुर को जब अकबर जीतता है तो उसका नाम क्या रखता है, और क्या चित्तौड़गढ़ को जीतेगा? क्या महाराणा प्रताप की दोबारा औपचारिक राज्याभिषेक होगा? क्या कुंभलगढ़ के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप हार जाएंगे? यही चर्चा करेंगे अपन। अब देखिए दोबारा से चर्चा करते हैं, अपन चर्चा करेंगे नवंबर 1576 जी। नवंबर 1576 को उदयपुर को अकबर ने जीता, अकबर ने जीता, और इस उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया जी? मोहम्मदाबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मोहम्मदाबाद। इसी अकबर ने बाद में चित्तौड़ को भी जीता। किसको? चित्तौड़ को जीता, यानी चित्तौड़ भी जीत लिया। मंडलगढ़ भीलवाड़ा पहले से हाथ से गया था। अब देखिएगा 1576 में जब उदयपुर हाथ से चला जाता है तो 77 में ऐसे ही चलता रहा भागदौड़, पर प्रताप का जो दोबारा औपचारिक राज्याभिषेक होता है, औपचारिक राज्याभिषेक जी, औपचारिक राज्याभिषेक 1578 को कुंभलगढ़ दुर्ग में ही होता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपको पता है राजसमंद में ही पड़ता है जी, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है जी, सबको याद है। अब देखिए औपचारिक राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कब हुआ है? 1578 में हुआ है, दोबारा से हुआ औपचारिक। इसके बाद देखो जब कुंभलगढ़ राजधानी बन जाती है हल्दीघाटी के युद्ध के बाद, तब क्या करता है अकबर? कुंभलगढ़ को ही टारगेट बनाता है। अकबर क्या करता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को ही टारगेट बनाता है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग पर बार बार सेना भेजता है। तो इसी दौरान होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ 1578 की बात है, 1578 ये तारीख अप्रैल की बात है, अप्रैल 1578।
जो कुंभलगढ़ जो राजसमंद का युद्ध हुआ है ये किन किन के बीच? जी, एक तो इसमें प्रताप थे, ठीक है, और एक इसमें शाहबाज खां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब महाराणा प्रताप जो स्वयं इस युद्ध में भाग नहीं लेते, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर महाराणा प्रताप होते हार जाते सोच नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के युद्ध में स्वयं भाग नहीं लेते, तो कुंभलगढ़ का जो राजपाट है वो राव भाण सोनगरा को सौंप देते हैं। किसको? यस, राव भाण सोनगरा। राव भाण सोनगरा को कुंभलगढ़ का प्रशासन सौंप कर स्वयं महाराणा प्रताप 56 की पहाड़ियों में चले जाते हैं, 56 की पहाड़ियों में चले जाते हैं और राव सोनगरा इसमें मारे जाते हैं और शाहबाज के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया जाता है। एक बार ही कुंभलगढ़ दुर्ग को विजिट किया गया है, जीता गया है, और वो था अकबर का सेनापति शाहबाज खां। ओके, कौन था? शाहबाज खां। ये बात थी 1578 की, और 56 की पहाड़ियों में चला गया। फिर क्या किया कि इसी 56 की पहाड़ियों को केंद्र मान करके दोबारा कुंभलगढ़ दुर्ग को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो कहते हैं कि शाहबाज खां ने 3 बार इस पर आक्रमण किया था। पहली बार जीता, 3 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा, शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था। 3 टाइम, 3 बार आक्रमण। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1580 और 81 के बीच अकबर है, शाहबाज से तो हाथ आया नहीं। अकबर फिर बेचता है अब्दुल रहीम खाने खाना को। किसको? अकबर बेचता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर जब 1580-81 में अब्दुल रहीम खाने खाना को बेचता है तो महाराणा प्रताप हाथ नहीं आते, फिर चले जाते, बोला आजा परले पीछा, चले जाते, यहां से रफू चक्कर हो जाते जी। इसी दौरान 1580 से एक बात जुड़ी है, ध्यान रखिएगा। 1580 ईस्वी को ही महाराणा प्रताप की बात करें, अभी ध्यान से सुन लो। महाराणा प्रताप 1580 ईस्वी को महाराणा प्रताप की जो एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम भम्मासा था, और ये भम्मासा दोलाप गांव के थे, दोलाप गांव पाली, और इनके भाई थे जी ताराचंद। 1580 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मुलाकात दोलाप गांव, याद रखिएगा, दोलाप गांव के भम्मासा और उनके भाई ताराचंद से मुलाकात होती है। एक मुलाकात जरूरी है, सनम वाली बात है, चूलिया नामक गांव में, चूलिया चित्तौड़ के अंदर, चूलिया चित्तौड़ में इनकी मुलाकात होती है। और ये भम्मासा महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता देते और सारा का सारा अपना जो धन था महाराणा प्रताप को देते थे कि आप अकबर के खिलाफ लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो कहते हैं कि 20,000 स्वर्ण मुद्रा महाराणा प्रताप को भेंट कर दी। किसने? भम्मासा ने। किसने? भम्मासा ने। और इसी भम्मासा को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। जैसे हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, पर मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण, ये जो उपमा दी है ये कर्नल जेम्स टोड ने दी है। कर्नल जेम्स टोड, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। ओके, ये थी 1580 में जब महाराणा प्रताप की दोलाप गांव के भम्मासा उनके भाई ताराचंद से जब चूलिया नामक गांव चित्तौड़गढ़ में मुलाकात होती है तो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दान में देते हैं। क्या आर्थिक सहायता देते हैं कि आप युद्ध में तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। फिर क्या होता है? 1580 के बाद क्या हुआ? 1580 के बाद 82 में दिवेर का युद्ध हुआ। कौन सा? जी, दिवेर का युद्ध। बने रहो, और रोचक रोचक बातें हैं। कौन सा युद्ध होता है? दिवेर का युद्ध। अक्टूबर 1582 को महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने अपने चाचा को भेजा कि बुजुर्ग आदमी बेरो को नहीं कोई तोड़ मरोड़ करके कोई बात ने लिया हुआ तब बात जा। तो अक्टूबर 1582 में अकबर ने अपने चाचा सुल्तान मासेरी को बेचा। सुल्तान मासेरी नाम भी यहां कोई है, सुल्तान मासेरी। और जो दिवेर का युद्ध लड़ा गया
उसमें विपक्ष पक्ष में आपको पता कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उनके पुत्र अमर सिंह थे। भयंकर युद्ध होता है, सुल्तान मासेरी इस युद्ध में हार जाते हैं और इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड कौन सी उपमा देते हैं? यस, सोचिए, तभी अब इन चर्चा करते हैं कि कौन सी उपमा दी जी। मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। ओके, चर्चा करते हैं आगे दिवेर का युद्ध। बात करते हैं अपन दिवेर का युद्ध। जी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दिवेर है कहां पे जी? राजसमंद में पड़ता है। युद्ध कब हुआ जी? अक्टूबर 1582 को हुआ। अक्टूबर 1582 को हुआ। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह और वर्सेस शेरी मां सुल्तान। शेरी मां सुल्तान जो अकबर के चाचा थे। युद्ध में शेरी मां सुल्तान हार जाते हैं और इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन। और ये बात कही कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी उपमा दी इस युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन कहा गया। ओके, नेक्स्ट बात देखिए। अब जब दिवेर का युद्ध होता है, इसके बाद 1582 के बाद अकबर सोचेगा तब तो कौन आवे। 1585 में एक बुढ़ा आदमी ने और भेजो, जे को नाम तो जगन्नाथ कछावा। यस, ये अकबर की अंतिम कार्यवाही थी। अंतिम कार्यवाही याद रखिएगा, अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम कार्यवाही कब की? 1585 को। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में। कहें जगन्नाथ कछावा जो उल्टो जा रहे हो दिल्ली, बूढ़ी की रास्ते में मंडलगढ़ भीलवाड़ा मृत्यु होगी। मंडलगढ़ भीलवाड़ा, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है। मर गयो बेचारो, बूढ़ियो, बुढ़ा आदमी भेजो। तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी 32 खंभों की क्या बनी है? छतरी है। 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। याद रखिएगा, क्या बनी है? 32 खंभों की छतरी बनी। देखो, जब जब महाराणा प्रताप पर संकट आया है, जब जब विपत्ति आई है, पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब महाराणा प्रताप पे संकट आया, विपत काल आया, विपत्ति भरा काल आया, कठिनाई का काल आया, संकट का काल आया, तब महाराणा प्रताप को जो विपत काल में वो कहां रहा करते थे, ये बात बड़ी सोचनीय है और बड़ा पेपर में पर्सन इंपोर्टेंट बन सकता है। तो याद रखिए, एक धोलिया गांव पड़ता है, धोलिया गांव, उदयपुर। धोलिया गांव में संकट काल के समय जब शरण लिया करते थे तो धोलिया गांव में लिया करते थे। जो वो रोटी वाली है ना, वो उदेश छोटा सा वो टुकड़ा लेके भाजता, वो उदेश उधर की बात धोलिया गांव की है। कुदर की? धोलिया गांव की। तो देखो, संकट के समय प्रताप शरण लेते थे। कहां शरण लेते थे? संकट के समय कहां पर शरण लेते थे जी? धोलिया गांव। और ये धोलिया गांव पड़ता है जी उदयपुर। यहीं पर संकट के समय वो आते थे। ठीक है, बात याद रहेगी। आगे बढ़ते देखो, ये बात थी कब की? धोलिया गांव उदयपुर की। अब देखिएगा 1585, अब दोबारा से 1585 से लेकर 1585 में महाराणा प्रताप राजधानी बना लेते चावड़। चावड़ इनकी क्या बनती? राजधानी। 1585 से लेकर 1597 तक इनकी ये राजधानी अंतिम रहती है। संकटकालीन राजधानी भी मानी जाती है। 1597 12 वर्ष है, यानी 85 के बाद अकबर ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो 12 वर्ष तक इनका काल बड़ा शांत से निकला। तो 1597 के बाद चावड़ में इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। चावड़ में किसकी? महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 1597 में मृत्यु हो जाती है। 1597 में इनकी मृत्यु होती है। कब? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं और राजपाट उनके पुत्र अमर सिंह के हाथ चला जाता है। तो देखिए,
अब यहां तो इनकी मृत्यु होती है चावंड उदयपुर में, तो चावंड उदयपुर में मृत्यु हुई, पर बात इनकी समाधि की पूछ लेते हैं, यानी इनका दाह संस्कार कहां हुआ था। यस, याद रखिएगा बंडोली, और बंडोली पड़ता है जी उदयपुर। मृत्यु हुई है चावंड में और इनकी समाधि या जो छतरी है वो बंडोली उदयपुर में है, और 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। एक बात और पूछ लेते हैं कि महाराणा प्रताप का संग्रहालय कहां है? महाराणा प्रताप संग्रहालय ये पड़ता है जी हल्दी घाटी, हल्दी घाटी में। महाराणा प्रताप का संग्रहालय कहां है? हल्दी घाटी में। एक बात और आती है कि इनकी अश्वरूढ़ी कांस्य प्रतिमा कहां है? अश्वरूढ़ी कांस्य प्रतिमा जी मोती मगरी, मोती मगरी उदयपुर। यहां से बातें पूछ सकते हैं। यानी महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को जब मृत्यु होती है चावंड में, तब उनकी समाधि या उनका दाह संस्कार बंडोली में होता है। तो बंडोली में इनकी क्या बनी है? छतरी। और बंडोली कहां पड़ता है? उदयपुर। वहां पे 8 खंभों की क्या छतरी है। अश्वरूढ़ी कांस्य प्रतिमा कहां है? मोती मगरी उदयपुर में। महाराणा प्रताप का संग्रहालय कहां? हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि का इतिहास समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट करोगे और ज्यादा बेटर देंगे, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।